जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस 2023 में हिंदी में 100 प्लस अंक कैसे लाएं की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब जबकि मेंस की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, तो अब कुल मिलाकर आप लोगों के पास 13-14 दिन बचे हुए हैं। इन बचे हुए दिनों में आप सभी लोग पूरी मेहनत से सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा भी एक प्रयास है कि मैं आप लोगों की रिवीजन को आसान बना सकूं और कहां पर आप लोग गलती कर सकते हैं हिंदी के पेपर में, उस पर मैं पेपर से पहले चर्चा कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं, ताकि समय रहते आप लोग उन चीज़ों पर ध्यान दे सकें और गलतियां करने से एग्ज़ाम हॉल में बचें और हिंदी में अधिक से अधिक अंक लेकर आएँ। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा प्रश्न संख्या 3 के बारे में। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसकी प्रश्न संख्या 3 पत्र लेखन से संबंधित है। पत्र लेखन, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट का और पार्ट खा। दोनों 10-10 अंक के आएंगे। पार्ट का में आपको परिभाषा, विशेषता या अंतर, यानी कि किसी पत्र की परिभाषा, किन्हीं 2 पत्रों की परिभाषा, किन्हीं 2 पत्रों में अंतर या उनकी विशेषताओं के बारे में लिखना होगा और उनका एक प्रारूप बनाना होगा। प्रश्न खा में आप लोगों को एक सिचुएशन दी गई होगी और उसके आधार पर आपको बताया भी गया होगा कि ऐसा ऐसा पत्र लिखें। सरकारी पत्र या परिपत्र दी गई सिचुएशन के आधार पर तैयार करें। तो पिछली वीडियोस में अलग अलग टॉपिक वाइज बताया था। उन सब वीडियोस को शॉर्ट करके मैंने कंपाइल किया है। वीडियो को आगे देखने से पहले मैं बता देता हूं कि इसका अधिकतम लाभ आप कैसे ले सकते हैं। इसे आप लोग 1.25 या 1.5 की स्पीड, जैसी भी आप लोग की समझ में आए उस स्पीड पर देखिए, जिससे कि आपका कम से कम समय वेस्ट हो। और इसे फ्री टाइम में देखिए, जब आप टहल रहे हो, खाना खा रहे हो, उस टाइम में आप इसको ध्यान दीजिए और जो पॉइंट जहाँ पर फोकस किया है मैंने कि हाँ यहाँ गलती हो सकती है पत्र लिखते समय, उनको आप ध्यान रखेंगे। चाहे तो कहीं नोट भी कर लेंगे। हिंदी एक रैंक डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है। कम इनपुट में आप बहुत अच्छा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं इससे, जीएस के कंपैरिजन में। अभी भी 12 दिन अगर आप बचे हुए हैं, तो इन 12 दिन में आप अगर 30-40 मिनट हिंदी को देंगे तो आप निश्चित ही 100 प्लस अंक बहुत ही आसानी से हिंदी में प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए देखते हैं सीरीज में कि पत्र लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन किन गलतियों से बचना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पत्र से। इन लोगों ने 2021 का पेपर मेंस का देखा होगा, वो लोग देख सकते हैं कि खंड का में सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर भी पूछा गया था, डिफरेंस भी पूछा था। साथ ही साथ इन दोनों के फॉर्मेट भी पूछे गए थे और स्पेस बहुत कम दिया हुआ था। और खंड खा में केवल एक पत्र लिखना था, उसका स्पेस ज़्यादा दिया गया था। तो आपको स्पेस के अकॉर्डिंग राइटिंग को मैनेज करते हुए लिख के चलना है। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉमा, रामचिन्ह ध्यान रखना है, ब्रैकेट ध्यान रखना है, नंबरिंग 1 2 3 ध्यान रखनी है, लाइन की स्पेसिंग इधर से उधर ध्यान रखनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग आपको ध्यान रखनी है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूपी पीसीएस के मेंस में हिंदी में 100 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आएँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो में बताऊंगा। यूपी पीसीएस हिंदी में 100 प्लस अंक कैसे लाएं कि इस सीरीज में पहले मैंने बताया था कौन कौन से आपको सोर्स फॉलो करने हैं, कहाँ से हिंदी को कवर करना है, कहाँ से लेटर्स को कवर करना है, कौन से यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। बाद में मैंने ये भी बताया था कि वो वीडियो बहुत लेंदी हैं, एक एक वीडियो 1-1 घंटे का है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको कम समय में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पत्र लेखन के बारे में, कौन कौन से पत्र यूपीपीसीएस मेंस के हिंदी पेपर में पूछे जाते हैं और इनमें से कुछ पत्र के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र में बेसिकली 5 प्रकार के आपको पत्र पूछे जाते हैं: सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, तार,
कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। टिप्पणी अनुस्मारक ये नहीं पूछे जाते हैं। ये जब मैं पत्र नोट्स बना रहा था तो सारे नोट्स लिख लिए थे एक साथ। ये मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए थे, बाद में इनमें कुछ चेंजेस भी किए थे। जो भी चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी, जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध अवेलेबल करा दूंगा। ये 5 प्रकार के मेन पत्र आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपको पत्र का पूछा जाएगा, 2 पार्ट में आएगा ये, पार्ट का और खा। 10-10 नंबर के दोनों पार्ट होंगे। आपको फॉर्मेट पूछा जाएगा, किन्हीं 2 पत्रों में, किन्हीं 2 पत्रों की परिभाषा, महत्व या उन किन्हीं 2 पत्रों में अंतर पूछे जाएंगे। और एक खंड में आपको कुछ डिटेल दी हुई होगी, उसके आधार पर सीधे पत्र लिखना होगा। जैसे कि आपके शहर में यातायात की समस्या है, महामारी फैल गई है, बीमारी से संबंधित कोई समस्या है, मेला लगा हुआ है, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था की करनी है, ऐसी आपको जानकारी एक कुछ दी हुई होगी और कहा होगा कि आप अपने संबंधित अधिकारी का नाम दिया होगा, इनको ऐसा ऐसा पत्र लिखिए। साथ ही साथ पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट। जिन लोगों ने 2021 का पेपर मेंस का देखा होगा वो लोग देख सकते हैं कि खंड का में सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर भी पूछा गया था, डिफरेंस भी पूछा था। साथ ही साथ इन दोनों के फॉर्मेट भी पूछे गए थे और स्पेस बहुत कम दिया हुआ था। और खंड खा में केवल एक पत्र लिखना था, उसका स्पेस ज़्यादा दिया गया था। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया। मेरा जो दूसरा पत्र था उसका फॉर्मेट खंड खा के प्रश्न के ऊपर तक आ गया था, मतलब बहुत छोटा लिखने के बाद भी। तो आपको स्पेस के अकॉर्डिंग राइटिंग को मैनेज करते हुए लिख के चलना है। तो आइए इसमें देखते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। इनको हम शासकीय एवं अशासकीय पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सरकारी पत्र, इन्हें ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं या जिसे जीओ कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर। ये औपचारिक प्रारूप होता है आलेखन का, जिसके माध्यम से एक पद से दूसरे पद को, ये पद से पद के लिए पत्र लिखे जाते हैं। व्यक्तियों के स्तर पर वार्तालाप इनमें नहीं की जाती है। किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश, सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे और सरकारी पत्र की, तो इसे अनऑफिशियल लेटर भी कहते हैं या डिपार्टमेंटल ऑर्डर भी कहते हैं। ये भी आलेखन का एक औपचारिक प्रारूप है। इसके माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों के अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है। वार्ता, सलाह, ध्यानाकर्षण आदि गोपनीय मामले इत्यादि हेतु ये पत्र व्यवहार किया जाता है। सरकारी पत्र किसी निर्णय, आदेश आदि से संबंधित होता है। और सरकारी पत्र अधिकारियों के मध्य होता है, पत्र व्यवहार होता है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे से किसी भी विषय पर वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जैसे मान लिया किसी और हर घर तिरंगा अभियान के बारे में किसी अधिकारी से विचार विमर्श करना, जानकारी लेनी है कि ये ऐसा ऐसा आयोजन होना है, तो ऐसे ऐसे आयोजन की ऐसी ऐसी तैयारी, कौन कौन सी तैयारी हो गई है, किस किस चीज़ की कमी है, चाय नाश्ते की क्या व्यवस्था कर ली गई है, आदि आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे सरकारी पत्र लेखन के प्रारूप के बारे में, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में। कैसे सरकारी पत्र का फॉर्मेट हम बनाएं, कैसे लिखें, और अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखें। तो कैसे लिखना, उससे पहले हम उनका फॉर्मेट एक देख लेते हैं। सरकारी पत्र का ये प्रारूप आप देख सकते हैं। यहाँ पत्र संख्या इधर लिखी हुई है, फिर प्रेषक, फिर नाम, पदनाम, शासकीय पता। प्रेषक जो पत्र भेज रहा है सेवा में, जिसके लिए पत्र भेजा जा रहा है, पद, शासकीय पता। फिर ये अनुभाग, अनुभाग के सामने ये दिनांक, स्थान, इस तरह से ये आपको सामने फॉर्मेट दिख रहा होगा। ये चीज़ें एक लाइन में चल रही हैं, ये थोड़ा अलग है, ये सामने है, ये वाली लाइन एक तरफ चल रही है लगभग। उपर्युक्त विषय में निर्देशित हुआ है उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। भवदीय, संलग्नक, ये सारी चीज़ें आप देखते चलेंगे। भवदीय, कॉमा, कोष्टक, ब्राम, आज्ञा से। अब हम बात करेंगे कैसे इसको लिखना है। सरकारी पत्र को लिखने के प्रमुख चरण इस तरह से हैं। स्टेप 1, पत्रांक।
सबसे पहले आप पत्रांक लिखेंगे दाएं पार्श्व पर, आपने अभी देखा दाएं पार्श्व पर यहाँ पर पत्रांक 1 लिखेंगे, जो कि प्रेषक कार्यालय द्वारा प्रदान होता है। उदाहरण के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से पत्रांक बनाएंगे, संख्या कोई भी बनाएंगे, उसको लिख देंगे। फिर दूसरे चरण में प्रेषक का नाम, प्रेषक पद का नाम और पता लिखेंगे बाएं पार्श्व पर हाशिया छोड़ते हुए। यहाँ पर इसके सामने जस्ट ये दायां पार्श्व है, ये और ये बायां पार्श्व है। यहाँ पर आप इसके सामने स्थान छोड़ते हुए, यहाँ से ये हाशिया है, इसको छोड़ते हुए यहाँ से आप प्रेषक लिखेंगे। फिर इसका पद का नाम, नाम, पदनाम और शासकीय पता अगर कोई है तो। यहाँ पर जो कॉमा लगाने हैं उनको विशेष ध्यान देंगे, और साथ में जो विराम चिन्ह लगाना है इनको विशेष ध्यान देना है। यही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट जो है, सेवा में संबोधन प्रेषक की सीध में, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से सेवा में इसकी सीध में आप लिखेंगे सेवा में, फिर इसको कॉमा लगाएंगे। फिर प्रेषिती की पदनाम पता, जिसके पत्र भेज रहे हैं उसको इसकी सीध पर यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कॉमा, यहाँ पर विराम, पदनाम शासकीय पता के बाद विराम लगाएंगे। इसके बाद स्थान व दिनांक लिखने का नंबर आता है। फिर प्रेषिती कॉलम के नीचे बाएं पार्श्व पर शुरू से उक्त तक अंत तक हाशिया छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग अनुभाग संख्या लिखते हैं। यहाँ से आप जहाँ पर आपने प्रेषक लिखा है उसके आगे से अनुभाग संख्या यहाँ पर लिखेंगे, इसी की सीध में दिनांक और स्थान लिखेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना कि दिनांक और स्थान एक ही लाइन में लिखना है, एक ही सीध में। ऐसा नहीं है कि आप कम इधर जगह पड़ जाए तो दिनांक तो यहाँ लिख दें और स्थान यहाँ लिख के यहाँ लखनऊ, दिल्ली जो भी लिखना हो अगली लाइन में नीचे लिख दें, वो ये गलत फॉर्मेट हो जाएगा। एक ही लाइन में आपको लिखना है। फिर विषय, इसके नीचे विषय जब आप लिखेंगे तो अनुभाग संख्या नहीं, प्रेषक ऊपर से जो लिखते आ रहे हैं उसकी सीध में आपको विषय लिखना है। फिर संबोधन आप लिखेंगे, महोदय की औपचारिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे, विषय की सीध में ही आप महोदय लिखेंगे। फिर निर्देश, मुख्य विषय की प्रथम पंक्ति में एक विशेष शब्द निर्देश प्रयोग करेंगे, निर्देश शब्द का यूज नहीं करेंगे, निर्देश का करेंगे। दोनों में अंतर ये है, निर्देश एक ऑर्डर आपके लिए है जिसे आपको फॉलो करना ही करना है, निर्देश आपको डायरेक्शन है दिए हुए होते हैं। निर्देश का मतलब डायरेक्शन होता है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन निर्देश का मतलब सीधा ऑर्डर है जिसे आपको फॉलो करना ही करना है। ऐसी पंक्तियाँ लिखेंगे। उक्त विषय में निर्देशित है कि, या उक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ऐसी औपचारिक अनौपचारिक शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। फिर ये पॉइंट्स लिखें, स्वनिर्देश देंगे, जो लिखना होगा उसको लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ से पंक्ति आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली पंक्ति यहाँ ख़त्म करेंगे, दूसरी पंक्ति को आप महोदय के नीचे से लेके जाएंगे, इधर आगे तक लिखेंगे। फिर अगर नंबरिंग चेंज करनी है तो यहाँ पर नंबर आएगा, फिर ऐसी पंक्ति जाएगी, फिर अगली पंक्ति, फिर यहाँ से ऐसी ले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि लास्ट में आपको ये सीध में रखनी है। यहाँ पर ये लाइन अगर नंबरिंग है तो सीध में आनी चाहिए, ये इधर सीध में आनी चाहिए प्रेषक की। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये किसी भी पत्र को लिखते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बातें हैं। फिर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य विषय समाप्ति के पश्चात दाएं पार्श्व पर प्रेषक और औपचारिक शब्द भवदीय लिखकर अपना हस्ताक्षर करेंगे, जैसे भवदीय लिखा हुआ है। हस्ताक्षर, नाम ब्रैकेट में लगाएंगे, पदनाम के बाद विराम चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ जहाँ संलग्नक हैं उधार उसे बाएं पार्श्व पर भवदीय के सम्मुख संलग्नक लगा के विराम चिन्ह ये जरूर लगाएंगे, इन्हें जरूर अवश्य याद रखेंगे। प्रतिलिपि आप किस किस को देंगे? सरकारी जो सूचनाएं होती हैं वो अखबार वालों को, न्यूज़पेपर वालों को सूचना प्रस्तुत की जाती हैं, या किस किस अधिकारियों को ये प्रतिलिपियां दी गई हैं, एक दो आप पॉइंट लिखेंगे, विराम चिन्ह अवश्य लगाएंगे। हस्ताक्षर संबंधित अधिकारी भी प्रतिलिपि के नीचे दाएं पार्श्व पर आज्ञा से आप लिखते हुए प्रतिलिपि भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का विवरण अंकित करेंगे। जो भी अधिकारी पत्र भेज रहा है उसका आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम भेजेंगे। सचिव का अगर आदेश है और उसे कोई सहायक सचिव भेज रहा है तो यहाँ पर ऊपर वाली जगह में जब भवदी के बाद आया सहायक सचिव लिखेगा, और वो यहाँ पर सचिव का नाम लिखेगा कि इन सचिव की आज्ञा से ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है। विशेष
प्रथम प्रस्तर पैराग्राफ को छोड़कर शेष प्रस्तरों में प्रस्तर संख्या का उल्लेख किया जाता है। पहला पैराग्राफ उक्त विषय में निर्देशित है कि यहाँ पर 1 नंबर नहीं लिखेंगे, आगे से जब भी कोई नई लाइन लिखेंगे तो वहाँ 2 नंबर या नंबरिंग का प्रयोग करेंगे। आइए सीधे प्रारूप देखते हैं। जैसे इनमें बेसिकली क्या क्या ध्यान रखना है, आप इसको मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। क्या ध्यान रखना है, पत्र संख्या सबसे ऊपर राइट हैंड पे, उसके बाद लगभग एक गैप रखते हुए इधर से प्रेषक का नाम, कॉमा, फिर नाम, पदनाम, कॉमा कॉमा, शासकीय पता, फिर विराम चिन्ह, फिर प्रेषक की सीध में ये चल रहा है, आप देखेंगे तो सेवा में, कॉमा, फिर यहाँ से जहाँ कॉमा लग रहा है उसके आगे से पद, फिर ये कॉमा, फिर शासकीय पता, ये सीध में, ये सारी चीज़ें सीध में होनी चाहिए, विराम चिन्ह। इसके बाद जहाँ इसकी ये लाइन है, ये जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले इधर अनुभाग लिखेंगे, इसकी सीध में ही दिनांक और स्थान लिखेंगे, दोनों एक ही पंक्ति में लिखेंगे। विषय सेवा में और प्रेषक, इसकी सीध में विषय लिखेंगे, डैश लगाएंगे, जो विषय लिखना होगा वो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और जहाँ तक आए लिखेंगे, फिर विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विषय के सीधे नीचे महोदय, फिर ये जो लाइन यहाँ से आप जब आप लिखते हैं ऐसा नहीं कि स्केल रख के लिखना है, लगभग वैसा ही लगना चाहिए, एक आध अक्षर, ना कि एक एक शब्द इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उपर्युक्त विषय में निर्देशित हुआ है कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अगर मान लो कि आप 15 अगस्त को आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों, तो यहाँ तक आएगी नहीं, यात्रा में अगर सम्मिलित हों लिखना है तो यहाँ से नीचे नहीं लिखेंगे, इस वाली लाइन के नीचे से यहाँ से लिखेंगे आप सम्मिलित हों। फिर जब दूसरी लाइन हम लिखेंगे, साथ ही साथ मान लो कहा जा रहा है कि साथ ही साथ आप सुनिश्चित करें कि राज्य के इंटर कॉलेज के बच्चों का भी उसमें प्रतिभाग हो, तो दूसरा पॉइंट आप उपर्युक्त के नीचे से लिखेंगे, ना कि यहाँ से नई लाइन शुरू नहीं करेंगे। फिर अगर ये लाइन आगे तक जाती है तो इसको यहाँ तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, दूसरी लाइन को लाएंगे यहाँ तक, इधर ये सीध रहेगी, यहाँ इधर आपको एक सीध को मेंटेन करना है। फिर अगर तीसरी लाइन लिखनी है तो यहाँ फिर से स्पेस छोड़ के 2 नंबर के नीचे से इस तरह, और अंत में सब कुछ लिखने के बाद एक पॉइंट आपको ये ज़रूर लिखना है, उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। ये चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। इनके बीच में जो डैश दिए हैं वहाँ आपको अपना जो भी डेटा दिया जाए वो फिल करना है, बाकी इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर लेफ्ट हैंड पे इधर संलग्नक लिखेंगे, क्या क्या लगाए गए हैं संलग्नक, इधर विराम चिन्ह का ध्यान रखेंगे, संलग्नक की एकदम सीध में भवदीय लिखेंगे, हस्ताक्षर, नाम ब्रैकेट में, पदनाम, विराम चिन्ह। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये लिखेंगे, जब आप इसकी सीध में ही लिखेंगे, ये सारी चीज़ें सीध में आ रही हैं, विराम चिन्ह का ध्यान रखेंगे, आज्ञा से ना हस्ताक्षर, नाम ब्रैकेट, पदनाम, इस तरह से आपका ये सरकारी पत्र कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। दिया गया संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने हेतु सरकारी पत्र लिखिए। अब दिया गया है संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पत्र लिखना है। अब आपको ये पता चल गया है किसकी तरफ से लिखना है, किसको लिखना है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को लिखना है। तब प्रेषक कौन है, आप यहाँ पर पत्रांक संख्या आपने लिख दी सबसे पहले ऊपर राइट हैंड के कॉर्नर पर दाएं पार्श्व पर। प्रेषक कौन है, संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। किसको पत्र लिखा जा रहा है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, तो सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ये सीध आप देख पा रहे होंगे, ये सीध इसको मेंटेन करना है, ये डिस्टेंस ये मेंटेन करनी है, ये मुख्य चीज़ें हैं, ये कॉमा, ये विराम, ये कॉमा, ये विराम, इनका ध्यान रखना है। ये लाइन इधर आ रही है, इसके इधर अनुभाग है, इस लाइन की सीध में ये यहाँ पर दिनांक है, और दिनांक और स्थान एक ही लाइन में लिखा हुआ है। दिनांक लिखने के आगे दिनांक आपको लिखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्थान लिखने के आगे आप स्थान लिखें, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इस सीध में ही यहाँ पर विषय लिखा हुआ है, प्रारंभ यहाँ से किया हुआ है विषय को लिखना। एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ये लाइन यहाँ तक आई है। आप फॉर्मेट देखते चलेंगे,
इसी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दिया तो संदर्भ में आपने यहाँ से लिख दिया कि बीच में लिख देते हैं, या विषय के नीचे संदर्भ में लिख दिया, टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। यहाँ से ही महोदय स्टार्ट प्रारंभ हुआ है, उपर्युक्त यहाँ से हमारा कंटेंट मेन भाग स्टार्ट हुआ है, उपर्युक्त के संदर्भ में आपको निर्देशित है ये सारी चीज़ें। और यहाँ आप देखेंगे ये सारी चीज़ें एक लाइन में, यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें लगभग ये एक लाइन में लिखी हुई हैं। यहाँ पर भी जब ये मंत्रालय द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रतिदिन 30 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिससे आम आदमी की राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुँच तथा यातायात संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। साथ ही साथ जब ये देख रहे हैं पैराग्राफ आगे बढ़ रहा है, तो प्रारंभ तो हमने यहाँ से किया था, लेकिन अगली लाइन को हम यहाँ इसके नीचे से लिखेंगे जब तक ये पैराग्राफ ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे ही ये पैराग्राफ ख़त्म होगा हम दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे। उक्त संबंध में यह भी निर्देशित है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य समय पर पूर्ण करते हुए निर्माणाधीन राजमार्गों की सूचना शीघ्र अतिशीघ्र शासन को प्रेषित करें। ये दूसरा पैराग्राफ हुआ, तो इसको हमने यहाँ से प्रारंभ नहीं किया 2 नंबर को, यहाँ 1 नंबर नहीं लिखा है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। पैराग्राफ है पहले को नंबरिंग नहीं की है, पैराग्राफ दूसरा जब हमने लिखा है तो उसको हमने नंबरिंग किया है, सीध से स्टार्ट हुई है, फिर आगे अगली लाइन यहाँ से सीध में आई है, फिर तीसरी पैराग्राफ की लाइन अंत में ये लाइन लिखनी है, उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। संलग्नक में आपको आपके पास दिए हुए नहीं तो यथोचित उपर्युक्तानुसार ये लिख देंगे, आप पत्रांक लिख देंगे, जो पत्रांक आपने यहाँ लिखा हुआ है वो पत्रांक आप लिख देंगे। फिर इधर संलग्नक की सीध में ये भवदीय हस्ताक्षर काखागा ब्रैकेट में संयुक्त सचिव विराम चिन्ह, आपको काखागा जैसे ही शब्दों का प्रयोग करना है, किसी का नाम यूज नहीं करना है, अपना नाम या किसी का नाम कहीं नहीं लिखना पत्र में। फिर इसके सीध में प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश, इनको दी हुई है। अब चाहें तो किसी और को भी ऐड कर सकते हैं 1-2। बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर काखागा वहाँ आपने लिख दिया है तो वह फिर से काखा लिख दें, या चाछाजा लिख दें, या आवासा लिख दें, संयुक्त सचिव या विशेष सचिव विराम चिन्ह का जरूर प्रयोग करें। तो ये फॉर्मेट बताया मैंने, लाइन को चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉमा विराम चिन्ह ध्यान रखना है, ब्रैकेट ध्यान रखना है, नंबरिंग 1 2 3 ध्यान रखनी है, लाइन की स्पेसिंग इधर से उधर ध्यान रखनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग आपको ध्यान रखनी है, निर्देशित हुआ है ये कौन सा लाइन लिखनी है वो ध्यान रखना है, अंत में क्या लिखना है कि उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। इन सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक ऐसे ही सरकारी पत्र है, आप ये आपको एक बता दिया है। अब सीधे हम फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। सरकारी और सरकारी में हमने क्या अंतर है वो भी साथ में स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ पर हमने क्रमांक सबसे पहले लिखा था, यहाँ पर जब हमने नोट्स बनाया था तो गलती हो गई थी, ऊपर लिख गया था, फिर मैंने कहा काट पीट होगी उस वजह से काटा नहीं, लेकिन यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। इसको अर्धशासकीय पत्र संख्या के नीचे लिखेंगे, विभाग या अनुभाग के सामने यहाँ से प्रारंभ करेंगे आप, नाम पदनाम लिखना, ये 2 चीज़ें ऊपर रहेंगी। अर्धशासकीय पत्र में यहाँ पर पत्रांक वहाँ लिखा हुआ था, प्रेषक लिखा हुआ था वहाँ, अब अर्धशासकीय पत्र में डायरेक्ट चलेगा सीधे विषय के बाद आप सीधे वहाँ पर हमने महोदय से, ये आप देख पा रहे होंगे, सेवा महोदय से हमने प्रारंभ किया था। अर्धशासकीय पत्र आप जानते हैं थोड़े से औपचारिक होते हैं, इसमें हम मैत्री भाव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमने प्रारंभ किया है। हम इनको प्रारंभ करेंगे प्रिय श्री महोदय से, और प्रिय श्री महोदय लाइनिंग फिर से याद रखनी है, ये लाइन या आपको लाइन या प्रारंभ करनी है। फिर उसके बाद विषय के साथ ये उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है, वहाँ निर्देश दिया गया था सरकारी पत्र में, लेकिन यहाँ हम निर्देश नहीं देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे, यहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैत्रीपूर्ण स्नेहपूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे। अपेक्षित, आपसे अपेक्षा है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर जो लिखना होगा उसे हम लिखेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। पहली पैराग्राफ में नंबरिंग नहीं होगी तो उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग
एक लाइन यहाँ ख़त्म होने के बाद अगली यहाँ से प्रारंभ करेंगे पैराग्राफ। दूसरी चीज़, और सरकारी पत्र में 2 तरह के फॉर्मेट प्रचलित हैं। आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कोई भी एक प्रकार का फॉर्मेट प्रयोग करें। मैंने यही फॉर्मेट प्रयोग किया था। एक फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा जहाँ यहाँ पर ऐसे करके मोहर लिखा होगा, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ऐसा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई भी तरीका गलत नहीं है, दोनों ही फॉर्मेट एकदम सही हैं, मान्य हैं। आप कोई भी फॉर्मेट प्रयोग कर सकते हैं। एक और अंतर, उस सरकारी पत्र में लास्ट में आपने लिखा था अंतिम पैरा में, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करें, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं लिखते हैं। वहाँ सीधे आप पत्र के पैराग्राफ को अंत करके भवदीय मेष्टा और आज्ञा से जैसे शब्दों को प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन यहाँ हम ससम्मान लिखेंगे, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। बाकी की चीज़ें फिर वही, संलग्नक, रामचिन्ह, संलग्न के सामने भवननिष्ठ, हस्ताक्षर, नाम। फिर यहाँ में लिखेंगे जिसको पत्र भेज रहे हैं, सेवा में श्री, कौमा, पद का नाम, कौमा, शासकीय पता ब्राह्मचंद। वहाँ पर सेवा में ऊपर लिख रहे थे हम, प्रेषक के नीचे सरकारी पत्र में, लेकिन हर सरकारी पत्र में ये बाएं पार्श्व पर सबसे नीचे आ जाएगा, पत्र समाप्त होता है वहाँ पर। इसका प्रारूप देख लेंगे। उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा देने का अनुरोध करते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या आप अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, 15 का 18 2 खा 2021-22 ऐसे। मंत्रालय के विभाग का नाम, अनुभाग, दिनांक और स्थान एक ही लाइन में। आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आगे की चीज़ें आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये चीज़ें एक सीध में ही रहें। काखा का और संयुक्त सचिव जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना था, यहाँ से प्रारंभ होता, इसकी यहाँ सीध लिखनी थी, इसको थोड़ा नीचे लिखना था। विषय, शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में, छोटा सा विषय आप लिखेंगे, टू द पॉइंट। प्रिय श्री महोदय, काखा के नीचे सीधे प्रिय श्री महोदय, फिर सीधा पहला पैराग्राफ। आप तो जानते हैं ऐसा ऐसा जो भी आपको लिखना है कंटेंट लिखेंगे, ये विषय के यहाँ ऐसे सीध में रखेंगे। फिर दूसरे जब पैराग्राफ ये ख़त्म हो जाएगा, ये लाइन यहाँ जब जाएगी, इसके बाद इस लाइन के नीचे से आएंगे। फिर जब दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो 2 नंबर नंबरिंग करेंगे, इसकी दूसरे नंबर से स्टार्ट होगा, इसको लिखेंगे। जब इसकी लाइन पंक्ति चेंज करेंगे, पंक्ति यहाँ से इसकी लाइन से चेंज होगी तो उसको लिखेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा आपका पैराग्राफ, फिर उसके नीचे पत्र ससम्मान लिख के ब्राह्म चिन्ह लगाएंगे। संलग्नक इसी सीध में लिखेंगे, उपयुक्तानुसार ब्राह्म चिन्ह जरूर लगाएंगे। इसके सीध में भवननिष्ठ लिखेंगे, हस्ताक्षर काखा का ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ इसमें इतना ही लिखेंगे। बाद में सेवा में किसको पत्र भेज रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, कौमा, पद, शासकीय पद, विभाग और शासकीय पता, जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे और ब्राह्म चिन्ह लगाएंगे। तो हर शासकीय पत्र में भी फॉर्मेट आपने देखा, चीज़ों को याद रखना है। इसको यहाँ नीचे आना था, इसके अर्थशास्त्रीय पत्र सबसे ऊपर रहेगा, विभाग ऊपर रहेगा, अनुभाग के सामने से प्रारंभ करेंगे। फिर स्थान छोड़ के विषय प्रारंभ करेंगे। उसके बाद इसकी सीध से प्रिय श्री महोदय जैसे संबोधन प्रारंभ करेंगे। फिर विषय की सीध से यहाँ से पत्र प्रारंभ होगा। पैराग्राफ की संख्या नहीं लिखेंगे, अगली लाइन यहाँ से इसकी सीध में आएगी। फिर जब हम पैराग्राफ बदलेंगे तो 2 नंबर से पैराग्राफ नंबरिंग हमारी प्रारंभ होगी। इसकी जब पंक्ति आगे लिखेंगे वो इसकी सीध में आएगी। अगर इसके बाद एक पैराग्राफ मान लो और हमें लिखना पड़ जाए तो वो हम यहाँ से 3 नंबर दे के लिखेंगे। इसकी पंक्ति ऐसे जाएगी, फिर अगली पंक्ति ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, इस तरह लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे इधर की एक सीध को मेंटेन करके रखेंगे। ये सारी चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो आप निश्चित ही बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आप लोग भी हिंदी में। आगे की वीडियोज़ में हम और जो पत्र रह गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे पूछ सकते हैं या यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को देखें और वो लोग आज एक पत्र का फॉर्मेट लिखें वो और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करें, मैं उसको रिव्यू करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, कैसा आपने लिखा हुआ है,
ताकि कहीं भी कोई पत्र लिखते समय कोई गुंजाइश गलती की आपसे ना रह जाए और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद। जिन लोगों ने 2021 का पेपर मेंस का देखा होगा वो लोग देख सकते हैं कि खंड का में सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर भी पूछा गया था, डिफरेंस भी पूछा था, साथ ही साथ इन दोनों के फॉर्मेट भी पूछे गए थे और स्पेस बहुत कम दिया हुआ था और खंड खा में केवल एक पत्र लिखना था, उसका स्पेस ज़्यादा दिया गया था। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, मेरा जो दूसरा पत्र था उसका फॉर्मेट खंड खा के प्रश्न के ऊपर तक आ गया था, मतलब बहुत छोटा लिखने के बाद भी। तो आपको स्पेस के अकॉर्डिंग राइटिंग को मैनेज करते हुए लिख के चलना है। तो आइए इसमें देखते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, इनका अंतर और भी इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम आगे देखेंगे इनके अंतर के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम ये एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अंतर की तरफ चढ़ने से पहले। अंतर को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ज़्यादातर किताबों में आपको इस तरह से अंतर लिखे मिल जाएंगे गद्यांश के फॉर्म में, पॉइंट वाइज। इस जैसे यार सरकारी पत्र के बारे में लिख दिया, आगे सरकारी पत्र लिख दिया, यार सरकारी फिर सरकारी। दूसरा तरीका होता है ये टेबल वाला फॉर्म, इसमें एक तरफ सरकारी पत्र एक तरफ अर्ध सरकारी पत्र, कुछ चीज़ें इधर लिख दी कुछ इधर। लेकिन जब चीज़ों को ऐसे लिखते हैं तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आपको याद करने के लिए ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। तो इन सबको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक अलग तरीके से अंतर को डिफ़ाइन किया था। ये तरीका अगर आप लोग अपनाएंगे तो आपको अंतर को याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप इनमें अच्छे से अंतर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो ये पूरे अंतर को याद करने की अपेक्षा आप किस बेसिस पे आप डिफाइन उनमें अंतर करेंगे उनको याद कर लेंगे। तो पॉइंट ये 8-9 पॉइंट हैं जिनको हमें याद कर लेना, अंतर आप अपने आप लिख ले जाएंगे। हम उद्गम गंतव्य याद करेंगे, संचालन आयाम, विषय वस्तु, पत्र प्रारूप, भाषा, ये आदि जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको हम याद कर लेंगे कि ये बेसिक हैं किसी भी पत्र के डिफरेंस करने के मेन आयाम हैं, मुख्य आयाम हैं। इनके आधार पर हमको अंतर इनमें स्पष्ट करना है, फिर आप आसानी से अंतर लिख ले जाएंगे। कैसे? और अगर हम उद्गम गंतव्य की बात करें तो सरकारी पत्र सदैव शासकीय होता है, अर्ध सरकारी पत्र उद्गम सदैव शासकीय, गंतव्य शासकीय या अशासकीय दोनों हो सकता है। संचालन का आयाम सरकारी पत्र में 2 आयामी, वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ को, अधिकारियों के स्तर पर ही। अर्ध सरकारी पत्र प्रायः 1 आयामी, समान स्तर के अधिकारियों के मध्य, कभी कभी 2 आयामी भी हो जाता है। विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि। अर्ध सरकारी शासकीय प्रयोजनार्थ विचार विमर्श, वार्ता, बैठक आदि। अनौपचारिक बातें हैं इसमें सारी सरकारी बातें, औपचारिक बातें, सूचनाएं, इसमें अनौपचारिक बातें हैं। पत्र का प्रारूप सदैव नियत, रूढ़ व औपचारिक रहता है। सीधे सरकारी आदेश एक फॉर्मेट में आएंगे, वो आगे बढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ बात अनौपचारिक रूप से हो रही है तो सदैव नियत औपचारिक रूप से वार्तालाप पत्र का प्रारूप होगा। भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित और औपचारिक भाषा होगी। यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर जब पत्र व्यवहार हो रहा है, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा मैत्री भाव का यूज करते हैं। मैत्री भाव, आत्मीय भाव वाली, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, सम्मान वाली भाषा, कष्ट करें आदि का प्रयोग, शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। भाव एवं शैली कौन सी यूज करते हैं? तटस्थ भाव, अन्य पुरुष शैली हम सरकारी पत्र के लिए यूज करते हैं। एक वचन उत्तर पुरुष शैली, अनौपचारिक शैली अर्ध सरकारी पत्रों के लिए करते हैं। यहाँ पर अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष में अंतर क्या है? उत्तम पुरुष में हम अपनी बात, मैं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेरे, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अन्य पुरुष में हम अन्य की बात करें, हम सब की बात करते हैं, हम सबको ऐसा करने का निर्देश हुआ है, ये आदि। ये दोनों में अंतर है। संबोधन के स्तर पर क्या अंतर है? प्रारंभ कैसे करते हैं सरकारी पत्र? पद से सापेक्षिक, नियत व औपचारिक। और अर्ध सरकारी पत्र को हम प्रिय श्री महोदय जैसी शब्दावलियों, आत्मीय भाव वाली शब्दावलियों को लिख के स्टार्ट करते हैं और इनका समापन किसी खास शब्दावली के प्रयोग नहीं करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में हम समापन में
सादर, ससम्मान आदि जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर पत्र होते हैं। इसलिए सरकारी पत्रों का अब सरकारी गजट में प्रकाशन किसका अनिवार्य है? जो सरकारी पत्र हैं उनका अनिवार्य है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रकाशन सरकारी गजट में अनिवार्य नहीं है। आखिरी जो 9वां अंतर है, पत्र को खोलना। कौन पत्र को खोलेगा? प्रेषित कार्यालय का नियत प्राधिकारी। इस अधिकारी के इस तरफ को पद जाएगा वही खोल सकता है। अगर वो अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं है तो उसके स्थान पर जो अधिकारी आया कार्यरत है वो खोलेगा। लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, उन्हें वही व्यक्ति खोलेगा जिनके नाम से प्रेषित किए जा रहे हैं पत्र। तो ये इनमें मुख्य अंतर था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग केवल इन बिंदुओं को याद करेंगे तो आगे की डिटेल आप अपने आप लिख ले जाएंगे। इसलिए ये एक मेरा तरीका है। आगे की वीडियोस में हम और जो पत्र रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे पूछ सकते हैं या यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। इस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने सरकारी और सरकारी पत्र के प्रारूप और उनमें अंतर के बारे में चर्चा की। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तार्क लेखन के प्रारूप के बारे में। तार्क कैसे लिखते हैं? जनरली ये हालांकि कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमें छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। हिंदी एक रैंक डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हर हाल में कोशिश कीजिएगा कि आप आधा घंटा डेली देंगे तो 100% 100+ अंक आपके हिंदी में आ जाएंगे। इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो तार लेखन सिंपल सा आपके सामने दिया हुआ है। ये तार किस लिए लिखते हैं? एक अल्प शब्दों में एक संदेश भेजा जाता है तार के माध्यम से। जब तार का प्रचलन लगभग 1855 में प्रारंभ हुआ था तो केवल अंग्रेजी में तार का प्रचलन होता था। बाद में इसका प्रचलन हिंदी में भी प्रारंभ किया गया। इसमें अंग्रेजी की तुलना में कम खर्च आता था। इंग्लिश के सेंटेंस ज़्यादा बड़े लिखने होते थे, ग्रामर भी यूज होती थी। तार में जो कॉस्ट लगती है, चार्ज लगता है, वो पर वर्ड प्रति शब्द के अकॉर्डिंग चार्ज लगता है। इसलिए इंग्लिश वाला ज़्यादा महंगा पड़ता था, हिंदी वाला सस्ता पड़ता था। किसी कार्य के अतिशीघ्रता की स्थिति में, इमरजेंसी की सिचुएशन अगर कोई होती थी तो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता था। 2 प्रकार के तार होते थे, साधारण और द्रुत। द्रुत का मतलब एकदम तीव्र। और इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती थी। इस लाइन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी जो चीज़ें हैं ये सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या गलती नहीं करनी है। तार भेजने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। जैसे 10 अक्षरों तक के एक शब्द पर एक शब्द का तार प्रभार लगता है। जैसे कि मान लिया आपने अहमदनगर लिखा, अहमदनगर 7 अक्षर हो गए इसमें, तो इसमें एक शब्द का ही प्रभार लगेगा। लेकिन अगर आपने इसमें और जोड़ लिया अक्षर, 4 अक्षर और जोड़ लिए, 11 अक्षर हो गए, तो पहले 10 का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 7 ये प्लस 3 इसमें से, उस पर एक शब्द का प्रभार लगेगा। बाकी जो बचा एक अक्षर होगा उसके लिए एक शब्द, अलग शब्द का चार्ज लगेगा। यानी कि 11 शब्द अक्षर का अगर कोई शब्द है तो उसमें 2 शब्दों का शुल्क लगेगा। इसमें मात्रा को अलग अक्षर नहीं मानते हैं। मात्रा जैसे नहीं लिखा है, जाता लिखा है, तो ये सब एक ही अक्षर है। ऐसा नहीं कि जा पे बड़े आ की मात्रा है तो उसको 2 शब्द माना जाए। जैसे कि हम छंद में पढ़ते हैं, मात्राओं को अलग अलग पढ़ते हैं, छोटी ई की एक मात्रा, बड़ी ई की 2 मात्राएं, लेकिन यहाँ मात्राओं को एक साथ माना जाता है, शब्द के साथ में, अक्षर के साथ माना जाता है। विभक्तियों के चिन्हों, संबंध सूचक शब्दों को शब्द के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। जैसे अतः लिखना है तो ज़्यादा स्पेस नहीं, शब्द के साथ मिला के लिख दिया। संबंध सूचक शब्द भी, जैसे ये इसमें आदि बोधक का चिन्ह लगाया आपने। समास युक्त शब्द भी एक ही शब्द माना जाता है। जैसे समास युक्त शब्द होते हैं, मान लो चरण कमल, चरण डैश कमल, तो ये 2 शब्द नहीं है, ये समास युक्त शब्द है, तो ये इस पे एक का ही प्रभार लगेगा, एक ही शब्द इसको माना जाएगा। ये कुछ इसके नियम हैं। संयुक्त व्यंजनों में प्रत्येक अक्षर को तार प्रभार के लिए अलग अलग गिना जाता है। व्यापारिक चिन्ह या संख्याएं गिनने के लिए 5 अंकों या चिन्हों के समूह को एक शब्द गिना जाता है। जिन स्थान पर तार भेजा जाता है उसके नाम को
एक शब्द माना जाता है। प्रत्येक विराम चिन्ह कोष्ठकों को भी एक शब्द माना जाता है। ये विराम चिन्ह अगर कोई लाइन एंड हो रही तो ये एक शब्द हो गया, कोष्ठक लगा रहे हैं तो इसे भी एक शब्द माना जाएगा, इसका प्रभार एक शब्द के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी के तुलना में हिंदी में तार सस्ता क्यों पड़ता था। जैसे अंग्रेजी में डे एंड नाइट 3 शब्द, इनके लिए 3 शब्दों का प्रभार लगेगा, लेकिन यहीं पर हिंदी में इसको रात दिन ये एक शब्द माना जाएगा और इस पर एक शब्द का प्रभार लगेगा, तो इसलिए ये हिंदी में तार सस्ता पड़ता था। यहाँ 11 फरवरी 1855 को तार प्रारंभ किए हुए थे। तार की सुविधा प्रारंभ हुई थी 14 जुलाई 2013 को भारत सरकार द्वारा तार की सुविधा समाप्त कर दी गई, लेकिन फिर भी तब प्रारूप इसका पूछ लिया जाता है। तो इसका प्रारूप देख लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तार का प्रारूप राजकीय तार द्रुतगामी, अगर द्रुतगामी है तो द्रुतगामी, साधारण है तो साधारण, ये एक ही लाइन में लिखना है सीधे में। फिर ये राजकीय नाम और पता, ये एक लाइन में लिखना है। फिर सीधे लिखना है आपको, कृपया अपने पत्र संख्या इतना इतना का संदर्भ लें, और भी कोई जानकारी हो जो दी गई उसे आगे हम प्रारूप में देखेंगे। नीचे दाएं पार्श्व पर सचिव विभाग, जहाँ से तार भेजा जा रहा है, लिखेंगे। और अगर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक और है, बस तार में इतना ही ध्यान रखना है, अगर एक पंक्ति से ज़्यादा पंक्तियाँ लिखनी हैं तो दूसरी पंक्ति जो स्टार्ट होगी वो इसकी सीध से नहीं होगी, वो इसके आगे से, थोड़ी से आगे से प्रारंभ होगी पंक्ति। तार में बस इतनी ही मुख्यतः ध्यान रखने वाली बात है। बाद में इसके साथ हम ऐसे लिखते हैं, तार के लिए नहीं, दिनांक और स्थान। फिर उसके नीचे दाएं पार्श्व पर हस्ताक्षर, नाम, ब्रैकेट में पद, कॉमा, शासकीय पता और फिर विराम चिन्ह। ये इसका तार का छोटा सा प्रारूप है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद में आए आकस्मिक भूकंप की सूचना भेजते हुए प्रदेश शासन के राहत आयुक्त से तत्काल सहायता भेजने के लिए जिलाधिकारी की ओर से भेजे जाने वाले तार, लिख के आएगा कि आपको तार लिखना है, सरकारी पत्र लिखना है। इसी काम के लिए अगर सरकारी पत्र या सरकारी पत्र लिखवाया गया होता तो उसका प्रारूप अलग होता। आलेख प्रस्तुत करें। तार लिखवाया तो इसका प्रारूप सिंपल, सरकार, राज्य, तार, द्रुतगामी, आयुक्त, कौन भेज रहा है, प्रदेश शासन के राहत आयुक्त को तत्कालीन सहायता प्राप्त करने के लिए लिखा जा रहा है। तो किसके लिए लिखा जा रहा है? उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, यहाँ नहीं लगा हुआ, आप लगाएंगे। इस सीधी लाइन को याद रखना है। उत्तरकाशी में आकस्मिक भीषण भूकंप, व्यापक जनधन की हानि, मलबे में। अब अगली लाइन लिखनी है तो हम इसके नीचे से नहीं लिखेंगे, आगे से अगली लाइन लिखेंगे। फंसे लोगों को तत्काल बाहर निकालने एवं सहायता पहुंचाने के लिए विशेष को उससे राहत तत्काल मुहैया कराई जाए। बाद में हम ये ब्रैकेट लगा के एक बिंदी ऐसे रखते हैं, इस तरह से ये प्रारूप होता है इसका। फिर ये कौन भेज रहा है, उस अधिकारी का नाम जिलाधिकारी उत्तरकाशी, या इसके बाएं पार्श्व पर तार के लिए नहीं, विराम चिन्ह, उत्तरकाशी, दिनांक आप पहले लिख सकते हैं, उत्तरकाशी बाद में लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट अपनाएं, लेकिन दोनों को एक ही लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं कि दिनांक ऊपर लिख दिए और स्थान को नीचे आप लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे, आवासा जिलाधिकारी उत्तरकाशी, ये नाम आप नहीं लिखेंगे, आवासा काखा का ये प्रयोग करेंगे। अगर आप इंग्लिश के अक्षर प्रयोग करना चाहते हैं XYZ, तो उनको XYZ ऐसे ना लिख के आप हिंदी में लिखेंगे XYZ, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर लास्ट में आप पत्रांक संख्या भी लिख सकते हैं, कार्यालय अधिकारी उत्तरकाशी, संख्या इतना इतना, दिनांक इतना इतना। और इसकी प्रतिलिपि जैसा कि ऊपर बताया गया था, डाक द्वारा उक्त तार की पुष्टि हेतु प्रेषित की जाती है। तो वो बताएंगे किस किस को प्रेषित की गई है। पहला, आप 2-3 चीज़ों को लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिव, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ, राहत आयुक्त लखनऊ, बाद में विराम चिन्ह अवश्य, बाद में एक बार फिर से हस्ताक्षर, आवासा जिलाधिकारी उत्तरकाशी आप लिख देंगे तो ये तार आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान इसका प्रारूप है, लेकिन हाँ, देखने से आपको नहीं आएगा। जब अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ देख लेंगे, बाद में एग्ज़ाम हॉल में ही लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ विराम चिन्ह लगना है, ये सब आपसे गलतियाँ होंगी और वहीं से आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको प्रारूप को बना के देखना है। आप अंदर का कंटेंट भले ही ना लिखें, लेकिन ऊपर का प्रारूप
डेली आधा घंटा जब हिंदी को दें तो एक डेली प्रारूप आप बना लें, आप अपनी आंखों के सामने चिपका लें, देखते रहें कि हाँ इसका प्रारूप यहाँ से है, इस पंक्ति के बाद इस नई पंक्ति यहाँ से प्रारंभ हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कहाँ कॉमा है, कहाँ विराम है। इन सब चीज़ों को याद रखें, पढ़ते रहें लगातार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बार हिंदी में ज़रूर अच्छे अंक लेकर आएंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्यालय आदेश की। तब तक के लिए जय हिंद। इस सीरीज में हम देखेंगे कार्यालय आदेश के बारे में। कार्यालय आदेश में हम सब देखेंगे कि हमको क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ विराम लगाना है। बस फॉर्मेट को हमको ध्यान से देखना है, बाकी चीज़ें आप लोग अपने मन से लिख लेंगे। और हाँ, एक बात और कि अगर आप लोग कोशिश करिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, मान लिया आप रिवियर्स की कोई बुक पढ़ रहे हैं, यूथ की, घटना चक्र की, या किरण की, या किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको जो प्रारूप उन पत्रों में लिखा हुआ है, मान लो बाढ़ के लिए कोई पत्र लिखा गया है, तो जो भाषा वहाँ लिखी है वो भाषा आप प्रयोग एकदम सेम टू सेम ना करें। आप अपनी भाषा को प्रयोग करें, अपनी भाषा बनाएं, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। जिससे होगा क्या कि आपका एक यूनिक लगेगा, आपका एक अलग पत्र जो आप लिखेंगे, फॉर्मेट अलग लगेगा। फॉर्मेट वही होगा, आपकी जो भाषा होगी, मेन बॉडी बनी हुई होगी, उसकी भाषा अलग और लोगों से हट के लिखी हुई होगी। जो लोग सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, जो किताब से याद किया वही जाके लिख दिया, आप अपने शब्दों में लिखेंगे। मान लो अगर ज़िले का नाम दिया है तो आपको वही ज़िला लिखना है। अगर मान लो ज़िले का नाम नहीं दिया है तो आप एक अनकॉमन सा गृह जनपद मान के चलेंगे। मान लो सब लोग लिखेंगे तो लखनऊ है, आगरा है, ये गाज़ियाबाद, दिल्ली, प्रयागराज, ये सारे शहरों के नाम हर कोई लिखता है। आप अपनी गृह जनपद का नाम लिखिए। मान लिया अगर कोई बाराबंकी से है तो बाराबंकी आप लिखिए, कोई एटा, इटावा इस तरह से है तो वहाँ से आप गृह जनपद का नाम लिखिए। अधिकारियों का पते के, शासकीय पते के रूप में कहाँ से पत्र प्रेषित किया जा रहा है, अगर आपको निर्देशित नहीं है तो। कुल मिला के कहना यही है कि आप लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अपनी भाषा और अपनी शैली में पत्र लिखने का प्रयास करेंगे। कॉपी नहीं लगना चाहिए। अपनी भाषा और अपनी शैली में लिखने में हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, आप लोग कर दें, एक स्टैंडर्ड पत्र ना दिखाई दे देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, वो कॉपी किए गए स्टैंडर्ड पत्र से ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कार्यालय आदेश के बारे में। कार्यालय आदेश शासकीय पत्राचार का एक रूप है, जिसमें किसी सरकारी संस्थान, व्यापारिक संस्थान या कार्यालय में कोई विभाग का अध्यक्ष हो, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से या अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में संदेश प्रसारित करता है। जैसे कि किसी का स्थानांतरण करना है, तैनाती करनी है, निलंबन करना है, पदोन्नति, अवकाश की स्वीकृति आदि करनी है, ये सारी चीज़ें कार्यालय आदेश के माध्यम से की जाती हैं। इसकी कार्यालय आदेश की क्या विशेषताएं हैं, आप इसकी विशेषताएं देखेंगे। कार्यालय आदेश की आप लोग विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं आप लोगों से डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, कार्यालय आदेश की विशेषताएं बताइए। कार्यालय आदेश में सूचना जो होती है कार्यालय के स्तर पर होती है, इसलिए ये कार्यालय के स्तर पर सूचना के संप्रेषण का शीघ्रतम माध्यम है। और कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए पदोन्नति हो सकती है, किसी का निलंबन हो सकता है। इन सब चीज़ों से कार्यालय में एक अनुशासन की व्यवस्था होती है। और इनका प्रयोजन जो होता है कार्यालय विशेष तक सीमित होता है। कार्यालय के ही काम होंगे, उन्हीं से संबंधित कार्यक्रमों, कामों के लिए ही कार्यालयीय आदेश जारी किए जाते हैं। सदैव शासकीय प्रयोजनों से जारी किए जाते हैं। ये आदेशात्मक होते हैं। इनके उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान होता है। इसकी भाषा शैली औपचारिक होती है, राजभाषा की शब्दावली प्रयुक्त करते हैं। इनकी दिशा सदैव ऊपर से नीचे की ओर होती है। निलंबन तो आपसे वरिष्ठ अधिकारी ही कनिष्ठ का कर सकता है, कनिष्ठ तो वरिष्ठ का कर नहीं सकता है, न कनिष्ठ वरिष्ठ को छुट्टी दे सकता है। इस तरह इसके चलन की जो दिशा होती है सदैव ऊपर से नीचे की ओर होती है। इन सबको आपके 5-6 पॉइंट जो विशेषताओं के हैं आपको याद रखने हैं। ये अगर अंतर के रूप में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कार्यालयीय आदेश या सरकारी पत्र में अंतर बताएं, तो आप इनके अंतर, मैंने सरकारी पत्र के बारे में पहले बताया, उनसे इनको तुलना करके बता सकते हैं। ये इसके मुख्य विशेषताएं थी। आगे हम देखेंगे कार्यालयीय आदेशों के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सूचनाएं कौन कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं।
नए पदों की जानकारी, जैसा कि आप देख रहे होंगे अध्याचन मिलता है लोक सेवा आयोग को, तब जाके नई भर्ती निकलती है। तो इसमें पदों की जानकारी मांगी जाती है कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं आदि। किसी कर्मचारी का स्थानांतरण, कार्यों का बंटवारा, अवकाश की स्वीकृति, कार्यालय द्वारा बनाए नियमों की जानकारी, किसी कर्मचारी की चेतावनी, निलंबन या अपील, कोई दक्षता रोक पार करने की सूचना, यानी कार्यालय की दक्षता को इम्प्रूव करने के लिए जो काम होते हैं, जो अनुशासन बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई होती हैं, वो सारी कार्यालयीय आदेशों के माध्यम से की जाती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके प्रारूप के बारे में। ये कार्यालयीय आदेश का प्रारूप है। अभी तक हमने देखा, जितने भी हमने सरकारी या सरकारी पत्र देखे, उनकी बॉडी, पद का नाम या तो बाएं पार्श्व से प्रारंभ हो रहा था या दाएं पार्श्व से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन कार्यालय आदेश में ये मध्य से प्रारंभ होगा। सबसे ऊपर हम विभाग का नाम लिखेंगे, फिर अनुभाग लिखेंगे, फिर संख्या, फिर स्थान और दिनांक लिखेंगे। किस विभाग से जारी हो रहा है, उसका अनुभाग क्या है, संख्या को अपने मन से बना के लिखेंगे, फिर उसका स्थान और दिनांक लिखेंगे। उसके नीचे ये लिखेंगे कार्यालय आदेश। उसके बाद जब मेन बॉडी प्रारंभ करेंगे तो श्री जो भी नाम होगा, या समस्त कर्मियों के लिए तो सभी को अगर आदेश दिया जा रहा है तो आदेशित किया जाता है। ऊपर बताया गया था, ये एक आदेश होता है, इसके पालन न करने पर इसका उल्लंघन दंडनीय होता है। तो आदेशित किया जाता है, ये डॉट डॉट डॉट। नई पंक्ति जब प्रारंभ करेंगे तो इसके नीचे से नहीं, यहाँ थोड़ा से इसके आगे से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद फिर से जब दूसरी पंक्ति प्रारंभ करेंगे तो उसमें नंबरिंग करेंगे, 2 नंबर यहाँ देंगे। पहली पंक्ति को पहला नंबर नहीं देंगे, इसको उस प्रारंभ इसकी सीध से करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई अगली लाइन लिखनी है तो वो भी यहाँ से आएगी, इस वाली लाइन की सीध से, ना कि जो हम ऊपर से श्री की सीध से लिखते आ रहे हैं। अंतिम पंक्ति में हम ये लाइन जरूर लिखेंगे, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। फिर बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम दिया है लेकिन आपको नाम लिखना नहीं है, काका का डालना है, और पदनाम दे के विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ ये ब्रैकेट, ये कोष्टक और ये विराम चिन्ह लगाना अनिवार्य है। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई है, नंबरिंग देंगे, विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर आज्ञा से, ये ऊपर वाला आज्ञा से और ये नीचे वाला सेम भी हो सकता है, अलग भी आप लिख सकते हैं। हस्ताक्षर, नाम, पदनाम किसकी आज्ञा से, मान लो मुख्यमंत्री का आदेश आया है तो जिलाधिकारी अपने कार्यालय के लोगों को बता रहा है तो यहाँ जिलाधिकारी का नाम पता आएगा, यहाँ मुख्यमंत्री की आज्ञा से आएगा। इस तरह से नहीं है तो आप सेम ही लिख सकते हैं, एक ही कार्यालय के अंतर्गत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका कार्यालय आदेश का प्रारूप था। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गृह विभाग, तो भेजा किसकी जा रहा है, गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। किसी कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधी कार्यालयीय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। तो यहाँ दिख गया है, कार्यालयीय आदेश लिखना है हमको, तो फॉर्मेट सीधे दिमाग में आएगा। गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, सेवा अनुभाग 1, 2 जो भी आप लिख दें, संख्या कुछ भी मन से बना के लिख सकते हैं, दिनांक और स्थान, इस तरह इस फॉर्मेट में आपको लिखनी है। उसके नीचे आप लिखेंगे कार्यालय आदेश, हेडिंग डालेंगे। फिर उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह बा आवासा, कोई भी समूह, वेतनमान इतने में कार्यरत श्री आवासा, नाम नहीं डालना है को। अब अगली लाइन जब लिखनी है तो इसकी सीध से हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। उनके वर्तमान पद, यहाँ से यहाँ तक दूसरी जगह किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा रहा है। मान लो इनको आगरा से मथुरा भेजा गया है, नियुक्त किए जाने का एतद द्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं। किसी का स्थानांतरण, कोई भी कानून हो वो प्रदेश में राज्यपाल के मोहर से ही लागू होता है और राष्ट्र में राष्ट्रपति के आदेश से ही लागू होता है। तो राज्यपाल आदेश करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री। तो ये सारी लाइनें आपको याद रखनी है। दूसरा, जब हम दूसरा ये लिख रहे हैं तो ये दूसरी नंबरिंग यहाँ पर दी है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 नंबर नहीं दिया हुआ है, इस सीध में ही लिखेंगे। स्थानांतरित अधिकारी अपने नवीन नियुक्ति स्थान पर बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। यह आदेश दिया है, तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। अगर नहीं करते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये छोटा सा इसका प्रारूप है। बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर ये लिखेंगे, संयुक्त सचिव ने इसको आज्ञा दी है। प्रतिलिपि निम्न
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित महालेखागार प्रयागराज उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, संबंधित जिलाधिकारी को भेजा गया है। 2-3 किस किस को कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए प्रतिलिपि, वो आप देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। शिक्षा निदेशक को भेजी गई, शिक्षा विभाग से संबंधित है। ट्रांसफ़र हुआ है तो संबंधित जिलाधिकारी जहाँ से भेजा गया और जहाँ के लिए भेजा गया है, दोनों के लिए। और महालेखागार प्रयागराज उनका डिसीजन स्थानांतरण के लिए आया ताकि रिकॉर्ड में रहे। ये यहाँ पर देखिए सेम ही है, तो आप सेम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आज्ञा से हस्ताक्षर, ब्रैकेट, संयुक्त सचिव, फिर विराम चिन्ह, ब्रैकेट और ये विराम चिन्ह, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से ये आप लोगों का कार्यालय आदेश का प्रारूप आप लोगों ने देखा, उसकी विशेषताएं देखी। इनको आप विशेषताओं को याद करेंगे। प्रारूप को एक बार आप अपने हाथ से बनाकर देखेंगे A4 कागज़ पर, प्लेन पेपर पर, प्रॉपर विराम, कोष्ठक, कॉमा कहाँ लगना है कहाँ नहीं के साथ, कौन सी लाइन पंक्ति कहाँ से शुरू करनी है, किधर ख़त्म करनी है, आखिरी पंक्ति में क्या लिखना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इनका रिवीजन करेंगे तो निश्चित ही आपके अधिक से अधिक अंक आएंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे अधिसूचना या विज्ञप्ति। तब तक के लिए जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अधिसूचना विज्ञप्ति के बारे में। अधिसूचना या विज्ञप्ति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उनका प्रारूप क्या है। अधिसूचना या विज्ञप्ति या विज्ञापन आप लोग समझ सकते हैं कि शासकीय निर्णय, लोक विषयक महत्वपूर्ण मामले या सांविधिक आदेश से संबंधित सरकारी सूचना जब सरकार आम पब्लिक के लिए जारी करती तो उसे अधिसूचना कहते हैं। इसको विज्ञप्ति भी कहा जाता है तथा इसका गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है। तभी गजट में प्रकाशन होगा, तभी वो आम जनता के जानकारी में आएगी। विज्ञप्ति किसी शासकीय पदों के लिए भी आप लोग देखते हैं निकालती है सरकार, और बहुत दिनों से आप लोग RO की विज्ञप्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही RO की अधिसूचना का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, तो उसका एक प्रारूप हम लोग देखेंगे। अधिसूचना की विशेषताएं डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अधिसूचना क्या है एवं इसकी विशेषताओं सहित इसके प्रारूप को लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपके सामने आ सकता है। अधिसूचनाओं की विशेषताएं ये है, ये इसका विधिक महत्व है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक बार जो वैकेंसी का जो विज्ञापन, किसी भी पद का जो विज्ञापन आ जाता है उसका विधिक महत्व होता है। आप लोग अगर सरकार उसे फॉलो नहीं करती है तो उसके आधार पर, विज्ञापन के आधार पर आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं और सरकार पर उसे लागू करने का दबाव बना सकते हैं। विज्ञप्ति को उन विषयों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें शासन का नीतिगत मुद्दा सम्मिलित होता है। अधिसूचना शासकीय विषयों का सबसे प्रभावित दस्तावेज मानी जाती है। शासकीय विषयों का अगर कोई भी दस्तावेज है, अधिसूचना इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका सरकारी गजट में प्रकाशन होता है और इसकी विधिक वैल्यू होती है, इसका विधिक महत्व होता है। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर विज्ञप्ति के जरिए सरकार दे रही है तो वो एकदम ऑथेंटिक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सर्वोच्च पदाधिकारी द्वारा जारी की जाती है। इसलिए इसका प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है। यह किसी विभाग के संबंध में सरकारी सूचना होती है, कभी कभी यह आम जनता से संबंधित होती है। ये सारी विशेषताएं आपके सामने लिखी हुई हैं। पृष्ठांकन इनका अनिवार्य होता है, पृष्ठांकन करना होता है। सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी को पृष्ठांकन की एक प्रति भेज दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के निर्णय की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ जनसाधारण को कराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकारी गजट में प्रकाशन होने पर शासन के निर्णयों को वैधता प्राप्त हो जाती है क्योंकि इसकी विधिक मान्यता होती है। इन्हें लोक महत्व का मानते हुए सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। अन्य पुरुष की भाषा में अप्रत्यक्ष अनुकथन के रूप में सूचनाएं दी जाती हैं। अन्य पुरुष बताया था मैंने, इसमें मैं का प्रयोग ना करके हम सब का प्रयोग करते हैं। आइए तो इसके प्रारूप के बारे में देखेंगे। कार्यालय के आदेश के अनुरूप ये भी बीच से ही प्रारंभ होती है, इसकी मेन स्टार्टिंग बीच से ही होती है। मध्य से विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान, इतनी चीज़ें ये कार्यालय आदेश के समान हैं। यहाँ पर विज्ञप्ति लिखी हुई है, कार्यालय आदेश में यहाँ पर कार्यालय आदेश लिखते हैं। यहाँ विज्ञप्ति के बाद आप विषय लिखेंगे, किस विषय से संबंधित है, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है।
सूचना है चूँकि विज्ञप्ति एक प्रकार की। फिर आप लिखते जाएंगे, अगली पंक्ति जब आप लिखेंगे तो वही यहाँ से प्रारंभ करेंगे। फिर जब दूसरी पंक्ति प्रारंभ करेंगे तो नंबरिंग देंगे, बाद में विराम लगाएंगे। विज्ञप्ति और कार्यालय आदेश में एक अंतर ये है कि कार्यालय आदेश के अंत में एक लाइन आप लिखते हैं कि उपरोक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें, जैसे आदेश दिया जाता है। अब चूँकि ये सूचना है, ये कोई आदेश नहीं है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर ऐसी कोई पंक्ति यहाँ भी नहीं लिखते हैं। तो कार्यालय आदेश और यहाँ अधिसूचना या विज्ञप्ति में एक मुख्य दो अंतर, यहाँ पर कार्यालय आदेश की जगह विज्ञप्ति लिखेंगे और यहाँ पर निर्देशात्मक वाक्य के उपरोक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें सब सेम हैं। फिर आज्ञा से, किसकी आज्ञा से भेजी जा रही है, हस्ताक्षर, नाम, ब्रैकेट, ये कोष्ठक, पदनाम, विराम चिन्ह, फिर इसकी संख्या, प्रतिलिपि किस किस को कार्रवाई हेतु प्रेषित है, नंबरिंग, विराम, नंबरिंग, विराम, फिर आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, कोष्ठक, पदनाम, विराम चिन्ह। ये देखेंगे तो आप ये कार्यालय आदेश के समान ही है। इसमें दो अंतर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला अंतर जो यहाँ पर इसको हेडिंग दी हुई है मेन, यहाँ विज्ञप्ति लिख देनी है। दूसरा यहाँ कोई आदेशात्मक वाक्य नहीं लिखना है, डायरेक्ट सीधे ही समाप्त हो जाएगी सूचना आपकी। आइए इसका एक प्रारूप भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने के संदर्भ में एक सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। आपको दिया गया है अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। तो कार्मिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति या नियुक्ति सरकारी सेवाएं कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा देखी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश, ये लिख दिया विभाग का नाम। अनुभाग आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 संख्या अपने मन से बना के लिखेंगे। इसमें का, अंक, अक्षर, सन समाहित हो जाएं। दिनांक बाद में सन, दिनांक और बाद में स्थान। फिर अधिसूचना वय वृद्धि, ये अधिसूचना हो गई, ये विषय वय वृद्धि हो गई है, यानी आयु में वृद्धि। सीधे से अधिसूचना आप लिख देंगे सरकार का क्या निर्णय है या क्या लेने जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य के समस्त शिक्षकों की मांग के मद्देनज़र रखते हुए सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने का निर्णय किया गया है। तत् संदर्भ में सेवानिवृत्ति की वर्तमान सीमा 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है। उक्त निर्णय 1 जनवरी 2021 से प्रभावी माना जाएगा। कोई निर्णय है तो आप तारीख लिख देंगे, उसको कब से प्रभावी माना जाए, सरकार ने वो निर्णय कब से लागू करने का विचार किया है, ये सारी बातें आप लिख देंगे। और यहाँ पर सीधी सी बात, आपको वो उपरोक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें जैसे आदेशात्मक वाक्य नहीं लिखने। और ये बाकी कार्यालय आदेश की तरह यहाँ आज्ञा से, हस्ताक्षर, काखा का, ये सचेब, विराम चिन्ह, दर संख्या, ये फिर प्रतिलिपियाँ सार्वजनिक सूचना पटल पर अंकन एवं प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम लिख देंगे। वहाँ पर अधिकारियों को भेजे गए थे, जिन जिन जो संबंधित विभाग थे, संबंधित अधिकारी थे, उनको प्रतिलिपियाँ भेजी गई थी। यहाँ पर सूचनाएं प्रकाशित करनी है तो समाचार पत्रों में भेजी जाएंगी। और उसके बाद में फिर से आज्ञा से हस्ताक्षर, काखा का नाम, कोष्ठक में मुख्य सचिव, पदनाम, विराम चिन्ह, ये आप लोगों की सूचना का प्रारूप हो गया। एक बार आप लोग लिख के देखेंगे और अधिसूचना और कार्यालय आदेश दोनों आप लोग एक साथ पढ़िएगा, दोनों के प्रारूप एक साथ बनाइए, उनमें डिफरेंस देखिए। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको बता दिया, बस आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग नहीं करना है, ऊपर हेडिंग चेंज करनी है और प्रतिलिपियाँ किसे भेजनी है इन यहाँ पर आपको देखना है। बस इतना आप लोग करेंगे तो निश्चित ही आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे हिंदी में। अगली वीडियो में हम देखेंगे परिपत्र के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं सरकारी और सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में, सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर के बारे में, कार्यालय आदेश के बारे में, तार लेखन के बारे में, अधिसूचना या विज्ञप्ति लेखन के बारे में। आज हम देखेंगे परिपत्र के बारे में। परिपत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका प्रारूप क्या है, कैसे हमें लिखना है और किन किन गलतियों से हमें बचना है। परिपत्र एक आलेखन का औपचारिक प्रारूप है। इसके माध्यम से कई अधिकारियों को समान प्रकार की सूचनाएं, आदेश, निर्देश, वार्ता, बैठक, विचार विमर्श आदि से संदर्भित पत्र व्यवहार किया जाता है। परिपत्र की विशेषताएं, इसे सर्कुलर भी कहते हैं, मतलब इसके माध्यम से एक परिपत्र, एक सर्कुलर जारी होता है जो सबके लिए कॉमन होता है।
मान लिया यूपी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो सरकार या संबंधित विभाग जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है वो विभिन्न ज़िलों के जिलाधिकारी या संबंधित अधिकारियों को एक ही सर्कुलर जारी करेगा। वो जिन जिन ज़िलों में सेंटर बन रहे हैं उन सब के लिए समान दिशा निर्देश होंगे। उसमें प्रत्येक ज़िले को अलग से परिपत्र जारी या सर्कुलर जारी नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं परिपत्र की विशेषताएं। परिपत्र या सर्कुलर का तात्पर्य ही यही है कि एक ऐसा पत्र जो सभी से दिशाओं में गतिशील हो जाए। यह एक प्रेषक द्वारा एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है। कोई वही बात अगर कोई संस्था एग्ज़ाम करा रही है यहाँ से तो वो विभिन्न जिन जिन जिलों में सेंटर बना हुआ है एक ही सर्कुलर सभी जगह काम आएगा कि 9 बजे एंट्री करानी है, 9:10 पे गेट बंद कर देना है। अगर 9 बजे से एग्ज़ाम है तो अलग अलग नहीं भेजना, एक ही परिपत्र जारी कर दिया, सबके लिए वही कॉमन रूल्स हो जाएंगे, वो उनको निर्देश होंगे, उन्हें वो फॉलो करेंगे। इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है जिन्हें प्रतिलिपियों के माध्यम से अनेक लोगों को भेज दिया जाता है। परिपत्र का संचालन एक आयामी अथवा द्विआयामी होता है तथा गंतव्य की दिशा में बहुआयामी होता है। परिपत्र आप देख रहे हैं, परिपत्र का जो गंतव्य स्थल है ये इसका बहुआयामी है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात, परिपत्र का अपना कोई प्रारूप नहीं होता है बल्कि यह प्रशासकीय पत्र के किसी रूप में ही भेजा जा सकता है, जैसे कि कार्यालय आदेश, अधिसूचना, सरकारी या सरकारी पत्र, तार, इन सब के अपने अपने प्रारूप होते हैं। लेकिन परिपत्र का कोई भी प्रारूप नहीं होता है, ये किसी भी प्रशासकीय पत्र के किसी भी रूप में भेजा जा सकता है। इसकी भाषा शैली और विशेषताएं भी उसी पत्र के सापेक्षिक हो जाती हैं जिस प्रारूप में यह प्रेषित किया जाता है। अगर परिपत्र शासकीय प्रारूप से प्रयोजनार्थ भेजा जा रहा है तो उसमें शासकीय पत्र की सारी विशेषताएं सम्मिलित हो जाएंगी, उसी का प्रारूप ले लेगा। अगर अर्धशासकीय प्रयोजनों के लिए हेतु है तो अर्धशासकीय पत्र की सारी विशेषताएं और प्रारूप उसमें सम्मिलित हो जाएगा। उदाहरण, यहाँ हम उदाहरण देखेंगे परिपत्र का अर्धशासकीय प्रारूप का उदाहरण। इसका कोई नया प्रारूप नहीं है, ये पूर्व सीधा आप अर्धशासकीय पत्र का ही प्रारूप है जो आप पहले देख चुके हैं। दाएं पार्श्व पर संख्या, विभाग, अनुभाग और ये दिनांक और स्थान लिखेंगे। फिर इधर इसकी सीध में यहाँ पर भेजने वाले का नाम, पदनाम और ये विराम चिन्ह। फिर इसका विषय, ये उसके सीध में ही रहेगा विषय, ये विभिन्न परीक्षा कराने के लिए केंद्रों को उपलब्ध कराने हेतु। फिर इसका अब अर्ध सरकारी पत्र आप जानते हैं कि प्रिय श्री महोदय जैसे संबोधनों से प्रारंभ होता है, तो ये अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप हो गया। सारा उस तरह से लिख देंगे, ये 2 नंबरिंग इसकी याद रखेंगे। अगर अगली लाइन लिखनी है तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे, फिर यहाँ से प्रारंभ करेंगे, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे। पहले वाले में संख्या नहीं लिखेंगे और इसकी जो बॉडी है, जो क्या लिखना है वो आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। पूरा आप अर्ध सरकारी पत्र अगर का परिपत्र तैयार किया गया है तो सीधा सरकारी पत्र का ही प्रारूप आप लिखेंगे। भवननिष्ठ हस्ताक्षर काखागा संलग्नक सेवा में किसको भेजा गया है। ये आपके सामने शासकीय परिपत्र का प्रारूप है। शासकीय परिपत्र का प्रारूप शासकीय पत्र के प्रारूप जैसा ही है। यहाँ पर पत्रांक संख्या, प्रेषक, पद, पदनाम, पता, ये कॉमा और विराम का आप ध्यान रखेंगे। बाकी पूरा प्रारूप याद रखेंगे, अलाइनमेंट इनका ध्यान रखेंगे, कहाँ पे क्या लिखना है, और पूरा सरकारी पत्र के रूप में आप इस तरह लिख देंगे। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपका ये परिपत्र भी समाप्त होता है। तो इस तरह से आपके प्रमुख पत्र कौन कौन से पूछे जाते हैं 20 नंबर में वो आज सारे समाप्त हो गए हैं। अभी एक क्वेश्चन और बचा है जो इम्पोर्टेंट आने के लिए बचता है, वो आपके परिपत्र, कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति, इन सब में अंतर, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में आपका ये 20 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे गद्यांश के बारे में, जो कि 60 नंबर के आते हैं, उनको कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, उनमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद। आप लोग कंटिन्यूसली रिवीजन कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम पास आता जा रहा है। अब लगभग 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास। इन बचे हुए 15 दिन में
कैसे आप रिवीजन करें, ये भी इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक रिवीजन चार्ट दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप हर सब्जेक्ट को कम से कम 2-2 बार रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, या उस रिवीजन चार्ट को हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने यूपीपीसीएस मेंस की हिंदी में जो तीसरा प्रश्न आता है पत्र लेखन से संबंधित, इसमें का और खा भाग में 2 पत्र आते हैं, उन पे चर्चा की। एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें हमें किसी पत्र का, मान लो सरकारी या अर्ध सरकारी परिपत्र या अधिसूचना के संबंधित परिभाषा, उनकी विशेषता या किसी 2 पत्रों में अंतर या उनका प्रारूप पूछा जाता है। दूसरा पत्र जो खाप पार्ट में आता है उसमें हमें कोई सिचुएशन दी हुई होती है, उसके आधार पर हमें पत्र डिजाइन करना रहता है। जो बताया जाता है प्रश्न में कि इस सिचुएशन से संबंधित सरकारी या सरकारी या सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। आज प्रश्न संख्या 3 के लिए ये आज आखिरी वीडियो है जिसमें हम परिपत्र, कार्यालय आदेश व अनुस्मारक में अंतर देखेंगे। हालांकि अनुस्मारक हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम कार्यालय आदेश व परिपत्र में अंतर पर फोकस करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पहला और दूसरा प्रश्न जो आता है गद्यांश से संबंधित, गद्यांश का कैसे भावार्थ लिखें, कैसे शीर्षक लिखें, इनसे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करना है, इन पर चर्चा करूंगा। तो आइए आज की इस आखिरी वीडियो में प्रश्न संख्या 3 की इस आखिरी वीडियो हम देखते हैं, कार्यालय आदेश व परिपत्र में अंतर। जब मैंने सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर के बारे में बताया था तब भी मैंने बताया था कि अंतर लिखने के कई तरीके होते हैं। एक ये तरीका गद्य के फॉर्म में हम लिख देते हैं परिभाषाएं और बाद में हम अंतर बताते हैं इन्हीं आधार पर। दूसरा ये टेबल फॉर्म में। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा एक तरीका जो मैं लिखता हूँ जिसके आधार पर मुझे पत्र अंतर याद नहीं करना पड़ता है। अगर आप लोग भी इस तरीके को अपनाएंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक आपको ये अंतर याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको केवल जो ये हेडिंग 5-6 हेडिंग है इनको याद करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा अंतर जो इफेक्ट डालेगा, जो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाएगा क्वेश्चन में या आधा नंबर एक्स्ट्रा दिलवाएगा, वो होगा यूनिकनेस। एकदम अलग होगा आपका ये जब आप इस तरह से लिखेंगे। ज़्यादातर लोग जो पीछे 2 तरीके मैंने दिखाए उन्हीं के तरह से लिखते हैं। चीज़ें सारी हिंदी में सेम है, लिखेंगे अंतर भी सब सेम है। नंबर सिर्फ इस आधार पर भी आपको मिल सकते हैं कि क्या कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे आप लिख रहे हैं, कितना साफ लिख रहे हैं, कितना अच्छा लिख रहे हैं, जो एकदम देखने में स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा, अगर जिसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा साफ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, काट पीट नहीं होनी चाहिए, बहुत पास पास नहीं लिखा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे तो ये प्रेजेंटेशन से हम बहुत ज़्यादा अंतर तो हम कहते नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1 नंबर भी एक्स्ट्रा अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के आधार पर मिलता है या आधा नंबर भी प्रत्येक प्रश्न में प्रेजेंटेशन के लिए मिलता है तो आपके सामने 10 प्रश्न लगभग आएंगे तो आपके 10 नंबर या 5-6 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है 150 नंबर के पेपर में। तो हम आइए देखते हैं कि क्या क्या इनमें अंतर है, इनके आधार क्या हैं। हम आधार को ही याद करेंगे, विषय वस्तु, उद्गम, संचालन और गंतव्य, बाध्यता। विषय वस्तु, कार्यालय आदेश की जो विषय वस्तु है, कार्यालय का जो आदेश है, स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई आदेश दिया जाएगा। नियुक्ति, स्थानांतरण, अवकाश या किसी कर्मचारी, विषयक चेतावनी आदि से संबंधित। परिपत्र या सर्कुलर, किसी कोई नीति होगी, विधि होगी, विधि की कोई नीति होगी, ये विधिक बाध्यता वाला होता है, हमने पहले जाना था पिछली वीडियोज़ में। निर्णय, आदेश, निर्देश से संबंधित होता है। उद्गम, कार्यालय के उच्च प्राधिकारी के स्तर से होता है। परिपत्र का उद्गम शासन के भीतर किसी भी स्तर के प्राधिकारी द्वारा हो सकता है। तीसरा पॉइंट, संचालन और गंतव्य। आदेश एक आयामी होता है, उच्च प्राधिकारी से कनिष्ठ प्राधिकारी की तरफ, और परिपत्र बहुआयामी होता है। हमने आपको बताया था यहाँ से अगर चल रहा है एक जगह से तो वो ऐसे अलग अलग, मान लो किसी जिलों के लिए डायरेक्शन है तो अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों के लिए डायरेक्शन एक ही परिपत्र से हो जाएगा। तो परिपत्र बहुआयामी होता है। चौथा पॉइंट जो
आधार है अंतर करने का बाध्यता। कार्यालय आदेश अनिवार्यता अनुपालनार्थ है, इसका पालन करना ही है। किसी का स्थानांतरण किया गया है तो उसे स्थानांतरित जगह पर अपना पदभार ग्रहण करना है, और जहाँ से स्थानांतरण किया गया है उस पद को उस पद से अपना कार्यभार किसी और को सौंपना है। इसी तरह सूचनार्थ व अनुपालनार्थ दोनों ही हो सकता है। परिपत्र, नीति निर्माण जो सर्कुलर है वो किसी की सूचनार्थ हो सकता है या पालन करने योग्य भी हो सकता है। आखिरी पॉइंट जो इसका है, जो प्रारूप, इसका प्रारूप कैसा होता है? नियत प्रारूप होता है। इसका प्रारूप हमने देखा, कार्यालय आदेश का नियत प्रारूप। वहीं परिपत्र का जब हम प्रारूप देख रहे थे तो हमने देखा इसका प्रारूप निश्चित नहीं होता है। इसका प्रारूप जिस भी प्रयोजनार्थ हम इसे भेजते हैं उसी का प्रारूप ये ले लेता है। अगर हम इसे शासकीय कार्य के लिए भेज रहे हैं तो ये शासकीय पत्र का प्रारूप ग्रहण कर लेता है। अगर अर्ध शासकीय कार्य के लिए भेज रहे हैं तो यह सरकारी पत्र का प्रारूप ले लेता है। तो ये अंतर इस तरह से हमने देखे, ये 5 अंतर। इनको आपको याद कैसे रखना है? बस आप ये चीज़ याद रखेंगे, बाकी अंतर आपको अपने आप याद आते रहेंगे। 1-2 बार आप पढ़ लेंगे इनको। हिंदी को बिल्कुल भी कम मत आंकिए, इसका आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। कम समय देंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे जीएस के कंपैरिजन में, ये मेरा आपसे वादा है। आप इसको आधा घंटा अभी डेली दीजिए, अभी भी बहुत समय हिंदी के लिए, आधा घंटा डेली देंगे, आराम से हिंदी हो जाएगी। इनको आप A4 साइज पेपर पर लिख, ब्लैंक पेपर पर लिख लीजिए, इनके प्रारूप बना लीजिए। अब ये नोट्स जो परिपत्र के हैं, ये जो पत्र लेखन के हैं, इन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है उस पर जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ मैं अवेलेबल करा दूँगा। तब तक इनको रिवाइज करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन से ज़्यादा ज़रूरी है आपका हाथ से लिख के देखना, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों यहाँ पर जो मायने रखती हैं, कॉमा, विराम चिन्ह, कोष्ठक, जो अलाइनमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम हॉल में अगर पहली बार लिखेंगे तो वहाँ गलती हो जाएगी। इसलिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। 5 मिनट में एक प्रारूप डेली बनाते रहें किसी भी चीज़ का, तो आप हिंदी में बहुत अच्छे अंक लेके आएंगे। इस सीरीज़ की आगे की वीडियोज़ में मैं चर्चा करूँगा प्रश्न संख्या 1 और 2 के बारे में। इनको कैसे हल करना है, क्या क्या इन पर ध्यान रखना है, और कैसे अच्छे अंक इनमें प्राप्त करने हैं। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।